प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, विगत 3 दिन से हम प्रीति के पुष्प इस धारावाहिक उपन्यास के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। अभी तक आपने सुना इंद्रपुर नरेश महाराज विक्रम सिंह रात्रि में अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए प्रतिदिन अलग अलग वेश का परिधान धारण कर भ्रमण करते थे। एक दिन किसान के वेश में वे घूमते घूमते नगर की वीथियों के अंदर, गलियों के अंदर टोह लेने के लिए निकल पड़े कि जो निवास स्थान है वहाँ के लोगों का हालचाल कैसा है, वे किस तरह से रात्रि के अंदर सुख और चैन की नींद सो पा रहे हैं या नहीं सो पा रहे हैं, या कैसे रह रहे हैं। यह सब जानने के लिए कभी गरीबों की बस्ती के अंदर, कभी अमीरों की बस्ती के अंदर वे घूमते रहते थे और किसान के वेश के अंदर वे घूमने निकल गए श्रेष्ठियों की वीथियों की तरफ। उन्होंने देखा एक वटवृक्ष के नीचे 3 युवतियां जो कि रसीली, कंचना और प्रीति के नाम से आप सुन चुके हो, आपस में सहेलियां तो थी ही और घनिष्ठता के कारण से एक दूसरे के मन की बातों को भी बताए जा रही थी। और राजा ने, महाराज विक्रम सिंह ने यह सब कुछ सुन लिया। इतना ही नहीं तो वहां पर निशान कर दिया उनके घरों पर स्वास्तिक का और रात को अपने राजमहल में आ गए। यहां तक आपने सुना। रात्रि का द्वितीय प्रहर भी समाप्त हो गया पर महाराज विक्रम सिंह को नींद नहीं आ रही थी। बार बार स्त्री के विषय में उनका मन मस्तिष्क तरह तरह के विचार करने लगा था और जैसे जैसे इन तीनों युवतियों के बारे में सोचते थे, विचार करते थे, नारी के प्रति आदर और सम्मान उनका बढ़ता चला जा रहा था। क्योंकि इन तीनों के वार्तालाप से यह ज्ञात हो गया कि अब मर जाएगी पर अपने नियमों का, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी भी नहीं करेगी। ये युवती है तीनों की तीनों, और वो जिसने कुमार अवस्था के ऊपर ही पैर रखा था, युवती नहीं बनी थी, पर उसका पैर फिसल गया। हाँ, मैं कामिनी की बात कह रहा हूं। और आचार्य जी की पुत्री होते हुए भी उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। फलस्वरूप इन तीनों मित्रों के मन मस्तिष्क के अंदर नारी के प्रति इतना बुरा विचार और बुरी सोच पैदा हो गई थी, जिसे कि कल रात्रि के प्रथम प्रहर में इन तीनों युवतियों ने धोके स्वच्छ, अच्छे, निर्मल बना दी। राजा यही बार बार सोच रहे थे कि किस तरह से मैं अपने दोनों मित्रों के सामने यह प्रस्ताव रखूं। प्रातःकाल उठकर जब उन्होंने दोनों मित्रों को बुलाया और कहा कि शारदा दत्त और विद्यासागर, आज तुम्हें इतनी जल्दी कुछ विशेष कारण से मैंने आह्वान किया है। और राजा ने समस्त रात्रि की घटना अपने उन दोनों मित्रों को कह सुनाई। तुम ही बताओ, अब तुम्हारी क्या राय है। विद्यासागर ने कहा, हाँ, हमने कामिनी का वह रूप देखकर सोचा था कि हम विवाह नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा तो नहीं ले ली थी, मन में विचार तो आए थे, नियम तो नहीं ले चुके थे हम। इसका मतलब क्या तुम्हें यह प्रस्ताव मंजूर है? शारदा दत्त ने कहा कि हाँ, मंत्री जी की बातों से तो ऐसा ही लगता है
कि उन्होंने प्रतिज्ञा थोड़ी की थी। और विवाह एक इस तरह का बंधन है जो कि प्रत्येक पुरुष को उसके अंदर आबद्ध होना ही चाहिए। या तो संन्यास जीवन या फिर गृहस्थ जीवन, इन दोनों में से हम सांसारिक अवस्था में हैं, इसलिए हमें गृहस्थ जीवन अपनाना है तो विवाह करना ही होगा। विवाह के बिना पुरुष अधूरा है और स्त्री भी अधूरी है। राजपुरोहित की युक्तियुक्त बात सुनकर मंत्री ने चुटकी ली तो पुरोहित जी, आप घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हो? सीधा सा कह दो ना कि मुझे भी विवाह करना है, मैं भी शादी करना चाहता हूं। और शारदा दत्त के मन के अंदर रसीली की रस भरी बातें जो कि महाराज विक्रम सिंह के मुंह से सुनी, वो घूमने लगी। मंत्री के मन में भी कंचना का स्वप्न साकार सा होने लगा। दोनों ने एक साथ पूछा कि महाराज, आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हो? महाराज विक्रम सिंह ने कहा कि दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब समय आ गया है, हमारी भी विवाह करने योग्य उम्र हो चुकी है और मैं तो अपने पिता को भी खो चुका हूं, क्योंकि उनको हृदयाघात मेरी वजह से ही आया और मैंने उस समय स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो उस गलती को दोबारा मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। तीनों का सुमधुर वार्तालाप चलता रहा। अलग अलग पहलुओं के ऊपर उन्होंने चिंतन किया और कहा कि हम इस प्रस्ताव को मान्यता देते हैं और हम तीनों विवाह की श्रृंखला के अंदर आबद्ध होना चाहते हैं। फिर देरी किस बात की? महाराज विक्रम सिंह ने एक आज्ञाकारी सेवक को ताली बजाकर बुलाया। सेवक हाजिर हुआ और उन्होंने कहा कि श्रेष्ठियों की वीथी में जाओ और वहां पर वटवृक्ष के सामने 3 सुविशाल अट्टालिकाएं हैं जिसके ऊपर की मैंने स्वास्तिक का निशान किया है। ऐसे अट्टालिकाएं तो बहुत सारी हैं, पर पर्टिकुलर उन 3 अट्टालिकाओं पर मैंने स्वास्तिक का निशान किया है। उन तीनों श्रेष्ठियों को अभी इसी वक्त हमारे सामने पेश किया जाए और हाँ, उनको अपने साथ ही लेकर आना। जो आज्ञा। सेवक वहां से रवाना हो जाता है। सबसे पहले अट्टालिका के सामने पहुंचने के बाद में वहां पर द्वारपाल रहता है। द्वारपाल राज सेवक को देखकर थोड़ा सहम जाता है और कहता है, बोलिए, किससे मिलना है, क्या काम है? सेवक कहता है, राज सेवक के आपके सृष्टि को महाराज ने आदेश दिया है कि इसी वक्त राज दरबार के अंदर उन्हें बुलाया जाए, हाजिर किया जाए। राजा ने अपने राजभवन के अंदर ही विचार विनिमय करने का जो सभागृह के बगल में ही लगा हुआ सुंदर सुसज्जित ऐसा प्रकोष्ठ था, उसके अंदर बैठक की व्यवस्था कर ली थी। श्रेष्ठी के पास एक दासी को भेजकर द्वारपाल ने कहा कि त्वरित जाओ और यह समाचार सुना दो। श्रेष्ठी बाहर आए दरवाजे के ऊपर। राज सेवक को देखते ही पूछने लगे, क्या बात है? हाथ जोड़कर सेवक ने कहा कि आपको इसी समय मेरे साथ चलना है, राजा का आदेश है। सेठ सोचने लगा, इतने प्रातःकाल आखिर महाराज ने क्यों बुलाया होगा? मैं तो समय समय पर कर भरता रहता हूं, कर की चोरी भी हम लोग नहीं करते और राजा का स्वभाव भी एकदम सौहार्दपूर्ण है। फिर ऐसी क्या बात हो गई जो इतना सवेरे सवेरे आदेश दे दिया कि मुझे वहां पर हाजिर होना है? ज्यादा समय नहीं था।
सेठ ने कहा कि तनिक तुम रुको, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। इसी बीच सेवक दूसरी अट्टालिका के द्वार के ऊपर पहुंच गया। वहां पर भी उसने उसी तरह का आदेश महाराज का जो था वो सुना दिया। तीसरी अट्टालिका में भी यही आदेश सुनाने के पश्चात बाहर आकर इंतजार करने लगा। तीनों श्रेष्ठियों ने अपने अपने रथ तैयार कराने के आदेश दे दिए। तीनों श्रेष्ठी विदिन 10 मिनट के अंदर तैयार हो गए और जैसे ही बाहर आए तीनों ने एक दूसरे को देखा, आश्चर्यचकित हो गए कि आज बात क्या है, हम तीनों को क्यों बुलाया गया। पर कोई इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। तीनों के मन में डर था, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। पर एक बात का सुकून था कि हमारे महाराज विक्रम सिंह न्याय नीति के साथ चलने वाले हैं। वो कभी भी किसी भी प्रजा के सदस्य के साथ भी अन्याय बर्दाश्त तक नहीं कर सकते। पर उन्होंने बुलाया है अचानक, अकारण। तीनों के मन में डर तो था ही। सेवक पहले श्रेष्ठी के रथ में श्रेष्ठी के साथ ही बैठ गया और राजभवन के अंदर तीनों चल पड़े। पुरोहित पुत्र शारदा दत्त जी, मंत्री पुत्र विद्यासागर जो कि अभी स्वयं मंत्री थे और स्वयं राजपुरोहित थे, और महाराज विक्रम सिंह, तीनों अपने अपने आसन पर अधिष्ठित थे। तीनों श्रेष्ठी आते हैं, राजा का, मंत्री का और राजपुरोहित का अभिवादन करते हैं और कहते कि आदेश दीजिए, हमें क्यों बुलाया गया है। महाराज विक्रम सिंह कहते हैं आप आसन ग्रहण कीजिए, बताता हूं मैंने आपको क्यों बुलाया है। तीनों बैठ जाते हैं, सहमे से रहते हैं। सेवक चला जाता है। अब तीनों श्रेष्ठी और तीनों मित्र, राजा, मंत्री और राजपुरोहित बैठे हैं आपस में, एक दूसरे को देख रहे हैं। बात शुरू कैसे करें, इसी ऊहापोह में तीनों श्रेष्ठी थे। इसी बीच महाराज विक्रम सिंह ने कहा, आप क्या काम करते हो? पहले श्रेष्ठी ने कहा, मैं रत्नों का व्यापारी हूं। उसी ने दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये आभूषणों का व्यापारी है। और तीसरे श्रेष्ठी की तरफ इंगित करते हुए कहा, ये वस्त्रों का व्यापारी है। महाराज ने कहा स्मित हास्य हंसते हुए, अच्छा तो तुम्हारे व्यापार भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थात एक रत्न बेचता है, दूसरा उन आभूषणों के अंदर रत्नों को जड़ता है, और तीसरा वस्त्रों का व्यापार करके उन आभूषणों की महत्ता को बढ़ाता है। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके जो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखार आता है, वो आप तीनों की वजह से ही है। माहौल थोड़ा खुशनुमा सा हो गया। यह देखकर तीनों श्रेष्ठियों ने राहत की सांस ली। अच्छा है, राजा थोड़ा आराम से बात कर रहा है, हमारा परिचय पूछ रहा है, राजा को क्रोध नहीं है, कोई हमारी गुस्ताखी नहीं हुई है, कोई हमने गलत काम नहीं किया है। तीनों ने राहत की सांस ली, अच्छा महसूस होने लगा। इसी बीच राजा ने कहा कि आप लोग कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा हम श्रेष्ठी के विधियों की लाइन में ही रहते हैं, और हम तीनों के घर भी जैसे हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक उसी तरह हमारे घर भी एक दूसरे से लगकर ही है। अच्छा, तो तुम्हारी तो मित्रता भी गहन होगी। हाँ, जैसे हम तीनों मित्र हैं, उसी तरह हमारी तीनों की पत्नियां भी मित्रता के सूत्र के अंदर आबद्ध है। इतना ही नहीं, हम तीनों को एक एक लड़की है, और वो तीनों भी अच्छी सहेलियां हैं। शाम को बिना मिले तो उनको खाना ही नहीं पचता है। वातावरण बहुत अच्छा हो गया था, इसलिए श्रेष्ठी
खुल गए थे बोलने के लिए, बोले जा रहे थे। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है? नहीं, हम तीनों को एक एक कन्या रत्न ही है, पुत्र किसी को नहीं है। तो तुम्हें पता है तुम्हारी तीनों होनहार लड़कियां क्या क्या बातें करती हैं? राजा का स्वर थोड़ा कठोर होने लगा था। वो रात के प्रथम प्रहर में किस तरह की बातें करती है, इसका भी तुम्हें ज्ञान है या नहीं है? अब तीनों श्रेष्ठी सहम गए। वो मन ही मन सोचने लगे कि हमारी तीनों लड़कियों ने जरूर कुछ ना कुछ राजा के विरुद्ध में बात की होगी और राजा के कानों तक यह बात पहुंच गई है। उसी की बदौलत आज हमें यहाँ पर सवेरे सवेरे बुला लिया। अब खैर नहीं, पता नहीं लड़कियों ने क्या बातें की होगी। तीनों डरे हुए, सहमे हुए, घबराहट के मारे, पसीने आ रहे हैं, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आखिर हिम्मत करके रत्नों के व्यापारी ने, जो कि प्रीति के पिताश्री थे, उन्होंने कहा, महाराज गुस्ताखी माफ हो। बेटियां पौगंड पौधावस्था से निकलकर कुमार अवस्था के दहलीज पर उन्होंने पैर रखे ही है। हो सकता है उनके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए हो, आपके विरुद्ध कुछ उन्होंने बोल दिया हो, तो आप बच्चियों को हमारी तरफ देखते हुए माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं, आप उन तीनों को अभी बुलाइए, आपको भी तो पता चले वे किस तरह की बातें करते हैं। राजा का स्वर थोड़ा और कठोर हो गया। मरता क्या नहीं करता। डर गए थे, सोचा कि अब तो कोई चारा ही नहीं है, पता नहीं इन्होंने क्या बातें की होगी, हमारी तो पूरी इज्जत का इन्होंने कचरा कर दिया आज। तीनों ने अपने अपने रथ भेजे और तीनों को बुलवा लिया। दोस्तों, अब तीनों सहेलियां रसीली, कंचना और प्रीति आती है। राजा उनके सामने इन तीनों के बारे में क्या बोलता है, तीनों से कैसे उगलवाता है, यह तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। मिलते हैं कल फिर इसी वक्त। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और ये एपिसोड लिखते लिखते मुझे बहुत समय लग रहा है, पर इसमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें भी मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेरा यह प्रेरणास्पद कथा का एपिसोड, धारावाहिक, उपन्यास अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि मेरा उत्साह और अभिवृद्ध हो और मुझे कुछ ना कुछ नया लिखने की प्रेरणा प्राप्त होती रहे, नया सोचने की प्रेरणा प्राप्त होती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करते रहिएगा, फॉरवर्ड करते रहिएगा। बहुत बहुत